सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में। और डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट से। बहुत ही प्यारा कोट है। कोट में अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। एनलाइटेंड ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। सो यहाँ पे ये जो कोट है, यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या होता है इसका, कि जो एजुकेशन है, आप मेरे को बताइए कि एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। एजुकेशन का बेसिकली दो पर्पस होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपको डेवलप करना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, एक तो आपको डेवलप करना प्रैक्टिकल ग्राउंड में, ताकि मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड मतलब स्किल और एक्सपर्टीज आपके अंदर डेवलप करना, वो होता है प्रैक्टिकल ग्राउंड। और ये होता है एजुकेशन का एक पर्पस। लेकिन ये सोल पर्पस नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन आपको मोरल ग्राउंड पे भी डेवलप करती है। जहां ये जो प्रैक्टिकल ग्राउंड की डेवलपमेंट है आपको सक्सेस दिलाती है लाइफ में, वहीं पे जो मोरल ग्राउंड की डेवलपमेंट है ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। लेट्स से आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई ऑफिसर है, कोई ऑफिसर एजुकेशन लेके बड़ा ऑफिसर तो बन गया, लेकिन मोरल ग्राउंड की उसने एजुकेशन नहीं ली, तो वो देश के लिए कभी भी फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा, करप्शन फैलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन को प्रोवाइड कर, और महात्मा गांधी जी ने भी 7 सिंस में बोला था कि एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। तो यहाँ पे ये जो एजुकेशन है इसको प्रोवाइड कराने में एक टीचर की जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला है। और मैं भी इसको बहुत फर्मली मानता हूँ कि जो टीचर होता है कहीं ना कहीं वो हमारे देश को एक डायरेक्शन देता है, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं रेप्लिका बनते हैं अपने टीचर की। सो टीचर को यहाँ पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबली अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और अब्दुल कलाम जी का कोट हमने बहुत अच्छे से समझा। सो अब एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल के अंदर बेसिकली टीचर से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे एडिटोरियल में क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो भी हमारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हम देखने को मिलते हैं कि जो हमें टीचिंग दी जाती है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारे टीचर्स टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं हमें, वो कहीं ना कहीं जब हम इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं तो वो यूजफुल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। और जो एडिटोरियल है ये बहुत ही जाने माने प्रोफेसर मुथ्थू जी ने लिखा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे के वो प्रोफेसर हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है फेस करते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो देरी ना करते हुए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो हायर एजुकेशन है इंडिया के अंदर, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है। सो सबसे पहले क्या चैलेंजेस फेस करती है कि हमारे यहाँ पे एसेंशियल इंडस्ट्रियल स्किल्स ही नहीं है। जो एजुकेशन का फर्स्ट पर्पस था आपको स्किल प्रोवाइड कराना, वहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं उन पे जो इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स चाहिए होते हैं वो ही नहीं होते। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम टाइम पे रिपोर्ट्स निकलती रहती है, वो बताती है कि जो हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं इंस्टीट्यूट से बाहर, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि जो गैप है हमारी एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्री के अंदर, जो गैप है कि दोनों अलाइन नहीं है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करती है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा हायर एजुकेशन क्या फेस कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जो क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। ठीक है, कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है, और है क्वालिफाइड तो उनकी शॉर्टेज है। ये सारी चीज़ें हमारा जो हायर एजुकेशन है ये फेस करता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम देखते भी रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेस करेगा कि जो हम स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं उसका यूजफुलनेस ही नहीं है इंडस्ट्रीज के अंदर। हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं बेसिकली क्यों स्किल्स में यूजफुलनेस है, क्योंकि करिकुलम है उसको अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। और जो हमारे फैकल्टीज हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए हमारे जो वहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बीटेक करके या फिर हायर एजुकेशन लेके, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो अभी जो सेक्टर्स नए नए उभर के आ रहे हैं, जो नए नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं जहाँ से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे
साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज की इंडस्ट्रीज हैं वो उसका जो पोटेंशियल है हम उसको यूटिलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, अंडर यूटिलाइज करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि ये हमारे चैलेंजेस और ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो देखो ये तो एकदम साफ बात है कि अगर हमारे जो यूथ हैं उनके अंदर स्किल्स ही नहीं होंगे तो जो अभी जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है जिसे सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, अभी तो एआई का जमाना है, तो अभी अगर हमारे जो यूथ हैं उनके अंदर स्किल्स, प्रॉपर स्किल्स ही नहीं होंगे तो ये सारी चीजें हम इनका बेनिफिट कैसे ले पाएंगे, हम फिर पीछे रह जाएंगे इकोनॉमिक टर्म में डेवलप्ड कंट्री से। और डेवलप्ड कंट्री बनाना हमारा तो एम भी है, आपको पता होगा 2047 तक हमारी जो इंडिया है, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो इसको डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें तो बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, यही चीज इस एडिटोरियल में भी बोली गई है। इसके साथ साथ और भी इश्यूज हैं, क्योंकि ये जो सारे इश्यूज हैं जो अभी हमने देखे ये बहुत कॉमन इश्यूज है और हर जगह आप ये देखने को मिल सकता है। ये जो कॉमन इश्यूज है हमने पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन जो मेन इशू अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो क्या, कि हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं, ये फैकल्टीज किसकी बात कर रहे हैं, जो एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, आईआईटी हो गए, आईआईएससी हो गए, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको प्रेशराइज करा जाता है कि वो पेपर्स को पब्लिश, रिसर्च पेपर को पब्लिश करें। ठीक है, तो एडिटोरियल के अंदर बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो चीजों का नाम लिया गया है, किसका, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो बहुत ज्यादा नामी ग्रामी हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला है, और टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हमारे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बोला है टीचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहां पे जो फैकल्टीज हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो रिसर्च पेपर को पब्लिश करें। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्यों प्रेशराइज किया जाता है। देखो हमारे यहाँ पे NIRF की रैंकिंग आती है हर बार इंस्टीट्यूट्स की, जिसमें IISc फर्स्ट पे आता है। तो इस रैंकिंग का बेस आधार क्या है, यहाँ पे रिसर्च पेपर रहते हैं कि जोन सा इंस्टीट्यूट जितने ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा वो समझा जाता है कि उतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट वन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस रिसर्च पेपर को, इस रैंकिंग के चक्कर में क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो टीचिंग पे ध्यान ना देके रिसर्च पे अपना ध्यान ज्यादा देते हैं और टीचिंग कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। ठीक है, और इसी का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमें देखने को मिलता है कि अब वहां से जो बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं उनमें स्किल्स नहीं होते, क्योंकि टीचर का सारा ध्यान कहाँ पे था, रिसर्च पेपर को पब्लिश करने पे। और इसी की तरफ, इसी मेन इश्यू की तरफ ये जो एडिटोरियल है हमारा ध्यान जो है फोकस करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि यही सारी चीज जो मैंने बोला कि यहाँ पे रिसर्च आउटपुट को फेवर किया जाता है और पेडागोजिकल फोकस थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि हमारे यहाँ पे अप स्किलिंग प्रोग्राम है, इंटर्नशिप्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है उसका मुकाबला, उसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो आपको ये चीज समझनी होगी, क्योंकि देखो हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो बेस है वो कहाँ से होगा। अगर हमें किसी भी कंट्री को अच्छा बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो बेस कहाँ से होगा, उसके जो यूथ हैं वही उसका बेस रहता है। अगर हमें यूथ पे हम खर्चा नहीं करेंगे, यूथ पे खर्चा मतलब यूथ को एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको स्किल प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो सारी चीज होगी कैसे। और स्किल कौन प्रोवाइड करेगा, स्किल प्रोवाइड करेगा टीचर। और टीचर कहाँ एंगेज है, टीचर यहाँ पे एंगेज है हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम यहाँ से आती है। रिसर्च पेपर क्यों पब्लिश कर रहा है, क्योंकि रैंकिंग में नंबर लाना है। तो सारी प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हो रही है, इस रैंकिंग सिस्टम से। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इसको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और यही एडिटोरियल भी यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि IIT मद्रास के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, आई गेस उन्होंने अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। और जो प्रॉब्लम है बेसिकली जो इनग्रेन्ड प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर उसको सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोज सॉल्यूशन क्या है कि टीचिंग जो है, टीचिंग क्वालिटी हमें बेसिकली किस पे एम्फसाइज करना चाहिए, टीचिंग क्वालिटी पे एम्फसाइज करना चाहिए ओवर रिसर्च आउटपुट के, कि रिसर्च की जगह हमें टीचिंग को फेवर करना चाहिए। और यहाँ पे बताया है कि जो रैंकिंग सिस्टम है, जो हमने अभी देखा कि रैंकिंग सिस्टम किसी पे बेस है, रिसर्च पेपर पे, तो इस रैंकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं किससे अटैच करना चाहिए, टीचिंग से, कि हमें जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए
सेपरेट जो है रैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड करना चाहिए, ताकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो सारा फोकस किस पे दे, टीचिंग पे दे रेदर देन रिसर्च आउटपुट पे। और क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए गए हैं, देखो यहाँ पे क्या अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है कि हमें जॉइंट डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड कराना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। तो ये जॉइंट डिग्री प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि देखो जैसे जो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट में टीचिंग भी होती है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो यहाँ के फैकल्टीज हैं, ठीक है, ये टाइम टू टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी अपना विजिट करें, वहां पे जो पोटेंशियल है इनको बच्चों को मोटिवेट करें, और जो पोटेंशियल बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अच्छी रैंकिंग लेके आते हैं, उनको फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो बेसिकली जॉइंट डिग्री प्रोग्राम यही है कि यहां से ये माइग्रेट करके फिर यहीं पे आ जाएं। ये चीज क्या है, ये है जॉइंट डिग्री प्रोग्राम। देखो क्या चीज है कि लेट्स से कि अगर कोई बच्चा एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है, और एक आईआईटी में पढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि आईआईटी के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट, बीटेक वाले इंस्टीट्यूट है, वहां पे अपनी विजिट दें, वहां से कोलैबोरेशन भी ले। तो बेसिकली क्या होगा कि आईआईटीएंस तो डेवलप हो ही रहे हैं, बेसिकली जो बाकी जो छोटे इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं वो भी डेवलप हो, वो भी मोटिवेट हो कि हमारे यहाँ पे आईआईटीएंस के प्रोफेसर लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको फाइनल ईयर आईआईटी से करने का मौका प्रोवाइड कराया जाए। बेसिकली ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि हमें क्या क्या सॉल्यूशन लेने चाहिए। एक तो टीचिंग बेस्ड हमें रैंकिंग निकालनी चाहिए, हमें जॉइंट डिग्री प्रोग्राम निकालना चाहिए, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम मतलब ये वाला प्रोग्राम निकालना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट का, यही जो अभी करा है यही कोलैबोरेशन है, और लास्ट में जो प्रोवाइड कराया था ये जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये कहीं ना कहीं हमारा जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल में हमारे जो प्रोफेसर है ये प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो देखो अगर इस टाइप का अगर हम कोलैबोरेशन लेके आएंगे, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे, क्योंकि आईआईटी जो है ये हमारे यहाँ पे प्लेंटी ऑफ आईआईटी तो है नहीं, और एडिटोरियल में बताया कि जो नए नए आईआईटीज खुल रहे हैं वहां पे भी ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो हमारे नॉर्मल इंस्टीट्यूट में देखने को मिली थी। क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे भी जो आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रोमिनेंट, ये किस पे फोकस करने लगे हैं, ये फोकस करने लगे हैं रैंकिंग पे, रैंकिंग के लिए रिसर्च पेपर पे, और टीचिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव से हमें क्या फायदा होगा, हमें फायदा होगा कि जो हमारे यूथ हैं जो आईआईटी में नहीं पढ़ रहे, नॉन आईआईटीएंस है, वो भी क्वालिफाइड होंगे, वो भी क्वालिटी आउटपुट होंगे, क्वालिटी स्किल्स लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, और बाकी जो नॉर्मल चीजें होती हैं कि जो करिकुलम है हमारा उसको अलाइन करे, बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको शेयर करें, फैकल्टी एक्सपर्टीज को एनहेंस करें, वही सारी चीजें जो हम नॉर्मली कहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे सजेस्ट की गई हैं। स्पेसिफिकली कुछ सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराया, बस मेन जो पॉइंट था वो ये था कि हम रिसर्च पेपर को छोड़ के टीचिंग पे ध्यान दें, कोलैबोरेशन करें और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम पे ध्यान दें, ताकि हमारे जो यूथ हैं वो क्वालिफाइड यूथ निकले, स्किल्ड यूथ निकले, जैसे कि हमने अपने कोर्ट में देखा था। तो इसी बेस पे जो आपने अभी एडिटोरियल में समझा, उसी बेस पे एक आज का टॉपिक है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। देखो बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ पे लिखने की बारी आती है उसको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि कोई लेक्चर मिल जाएगा पूरा उसके बाद ही लिखना चालू करेंगे। देखो ऐसे नहीं होता, तुम्हें लिखने के लिए स्किल, राइटिंग स्किल कब डेवलप होती है, जब तुम अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हो, और थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए तुम अलग से तो बैठोगे नहीं। तो तुम्हें जो मैं टॉपिक देता हूं डेली, ठीक है, जैसे ये टॉपिक दिया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन तुमने आज का एडिटोरियल तो समझा, आज का एडिटोरियल समझने के बाद इस टॉपिक को इसी एडिटोरियल में जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे लिखने का ट्राई करो। तो इससे क्या होगा, एक तो रिकॉलिंग होगी और तुम्हारी थॉट प्रोसेस डेवलप करेगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस एरिया में लैग करते हो, कौन सा एरिया तुम्हारा स्ट्रांग है। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बात करें तो 2021 में और 2018 में एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको फोल्डर पॉइंट प्रोवाइड कराने के लिए सफिशिएंट है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो ये जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 300A। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग आई है, उसने बोला कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, कि ये जो जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है सारी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जिसका मन करे वो प्रॉपर्टी ले ली।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो उसकी प्रीवियस जो उसके जजमेंट्स थे उसने कहीं ना कहीं वहां से मूव करा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी कराया है बी आर कृष्णा अय्यर की जजमेंट को, जिसने एम्फसाइज करा था कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए प्राइवेट रिसोर्सेज के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्ट है उन्होंने बोला है कि भाई वो जो टाइम था अय्यर साहब का जो टाइम था वो था सोशलिज्म का टाइम, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं 1990 में हमने लिबरलाइजेशन लेके आए और अब हम मार्केट बेस्ड रिफॉर्म पे हैं, तो प्राइवेट प्लेयर भी हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जजमेंट थी, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। यहां से आने के क्वेश्चन आने का हमारे सीएपीएफ के एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटी का एक आर्टिकल है आर्टिकल 300A, ठीक है। तो आर्टिकल 300A कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है। पहली चीज आपको क्या जानना जरूरी है कि भाई ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये हमारा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, लेकिन 44th अमेंडमेंट से पहले हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। इसको 44th अमेंडमेंट करके, इसको 44th अमेंडमेंट 1978 में करके इसको आर्टिकल 19(1) के F से और आर्टिकल 31 से रिप्लेस कर दिया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट बना दिया। भाई क्यों ऐसा करा उस टाइम पे? देखो हम क्यों ऐसा करा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों 44th अमेंडमेंट लेके आए, क्यों हम राइट टू जो प्रॉपर्टी था हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंदर, उसको क्यों आर्टिकल 300A के अंदर लेके आए। तो देखो उस टाइम वो टाइम था हमारा नेहरू जी वाला टाइम, ठीक है। उस टाइम में हमने क्या करा था, स्टार्टिंग का टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में हमने क्या करा था कि वहां पे हम लैंड रिफॉर्म लेके आए थे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म क्यों लेके आए थे? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था कि बहुत बड़े बड़े जो लैंड थे वो कुछ चुनिंदा किसानों के पास, जो बहुत ही रिच किसान थे उनके पास थे, और बाकी जो मैक्सिमम किसान थे वो लैंडलेस थे या फिर बिल्कुल ही छोटे छोटे लैंड थे, क्योंकि हमारा कॉलोनियल कुछ पास्ट है। आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे अब जब हम लेके आए लैंड रिफॉर्म, तो जो वहां के किसान थे वो बोले राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे अगर जैसे ही कोई भी एक्ट आया, कोई भी लॉ आया, उन्होंने उसका जो लैंड था वो लिया, तो वो सीधा कोर्ट में पहुंच गए कि हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमारा लैंड छीन रहे हैं। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट आया। 44th अमेंडमेंट के अंदर ये बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब फंडामेंटल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब फ्री एंड फेयर लॉ के थ्रू आपके लैंड को ले सकते हैं, मतलब जस्टिफाइड जो लॉ होगा उसके थ्रू आपके लैंड को ले सकते हैं। और वही जो लैंड रिफॉर्म जो हमारा आया था उसके लिए ये 44th अमेंडमेंट हम लेके आए थे, ठीक है। ये हमारा कुछ बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको हमने समझा। अब थोड़ा सा देखते हैं आर्टिकल 300A को। तो यहाँ पे ये चीज लिखी गई है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि भाई लॉ के द्वारा जो सेव की गई उसे वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ये चीज है आर्टिकल 300A में, डिप्राइव नहीं किया जाएगा मतलब ये नहीं है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको लीगली नहीं ले सकती, लीगली ले सकती। लेट्स से जब मेट्रो बनती है तो क्या होता है कि जो हजारों घर हैं वो बेघर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर गुड को देखा जाता है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, कि अगर जरा से लोगों के नुकसान से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता है तो वहां पे वो चीज जस्टिफाइड होती है। तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े किसान थे उनके लैंड को लेके इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को भी जस्टिफाइड करती थी और ग्रेटर गुड में थी, तो इसीलिए ये जस्टिफाइड हुआ और 44th अमेंडमेंट हम लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, तो यहाँ पे ये बताते हैं जो हमने अभी डिस्कस करा कि एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर प्रॉपर्टी को लेना है तो वो लॉफुल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए थ्रू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि प्रॉपर पार्लियामेंट में लॉ बनना चाहिए, उसके थ्रू ही तुम क्या कर सकते हो, किसी के लैंड को ले सकते हो। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। 44th अमेंडमेंट आया था जिसने आर्टिकल 300 को लेके आया था, रिप्लेस कर दिया था, जो हमारा 19(1) F था और 31 F था। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या, देखो
स्कोप देख लो पहले। अब देखो एक बात बताओ कि आर्टिकल लेट्स से आर्टिकल 300A, कोई आर्टिकल जैसे गवर्नमेंट है, अगर आर्टिकल 300A का वियोलेशन करेगी तो क्या तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो? अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो तुम क्या बोलोगे, ट्रू और फॉल्स? बताओ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास हम डायरेक्टली जा सकते हैं फॉर द वियोलेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स, ना कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए। तो ये चीज तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन यहां पे बताया गया है कि तुम इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, क्यों हाई कोर्ट जा सकते हो? क्योंकि हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 है उसके अंदर सिर्फ वियोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि अदर जो केसेस है उसके अंदर भी कंसीडर करता है केस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे पता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तुम हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और क्या चीज है देखो, और क्या है, एग्जम्पशंस हैं कुछ लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म जब हुआ था, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, इसको थोड़ा समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्ष्मीकांत में ये नहीं समझ आता। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे बता रखा है कि आर्टिकल जो 14 है और आर्टिकल जो 19 है, अगर इसका वियोलेशन होगा, ठीक है, अगर इसको वियोलेट करेंगे तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 31A के अंदर बोल रखा है कि सेवरल जो लॉज हैं जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, अगर वो वियोलेट करेंगे आर्टिकल 14 को और 19 को, तो तुम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा पाओगे, वो एक्सक्लूड है। ठीक है, क्यों? देखो क्यों ये चीज यहां पे मेंशन करी कि आर्टिकल 31A के अंदर अगर सेवरल लॉज हैं जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, अगर वो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 और 19 है उसको वियोलेट करेंगे तो भी तुम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों इसको एक्सक्लूड करा यहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, जब लैंड रिफॉर्म आया था तो हमने फार्मर्स को अनइक्वल ट्रीट करा था। तो या तो आर्टिकल 14 का वियोलेशन है कि जो बिग फार्मर्स थे और जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो बड़े किसान थे और जो छोटे किसान थे, उनको अलग अलग ट्रीट करा। तो इसी को अगर ये सारी चीज होती तो जो हमारा लैंड रिफॉर्म है ये कभी आ नहीं पाता। तो इसी को बचाने के लिए हम लेके आए आर्टिकल 31A कि आर्टिकल 31 के अंदर बोला कि भाई तुम लैंड रिफॉर्म करो, इनका आर्टिकल 14 वियोलेट होता हो या तुम आर्टिकल 19 वियोलेट होता हो, होने दो, तुम अपना लैंड रिफॉर्म करो तो तुम प्रोटेक्टेड हो। वैसे ही आर्टिकल 31 भी आया, इसमें 9 शेड्यूल के अंदर जो भी डालेंगे वो प्रोटेक्टेड होगा। वैसे ही आर्टिकल 31C आया, इसके अंदर बोला कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर वियोलेट होता है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, एक्सक्लूड हुआ था। बस तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है कि 31A लैंड रिफॉर्म से है 1914, 31B 9 से, 31C डीपीएसपी। अगर लेट से डीपीएसपी की जो गाइडलाइंस है, रूलिंग्स है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर तुम्हें वियोलेट करना पड़े आर्टिकल 14 और 19 को तो वो जस्टिफाइड है, ये यहाँ पे बोला है। ठीक है, यही सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी। और बाकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने भी जो आर्टिकल 300A है उसको अपहेल्ड करा है कि ये सही है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। ये जो अभी आपको समझाया कि जो आर्टिकल 300A है किससे रिलेटेड है, क्या चीज वियोलेट है, क्या चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो नहीं जा सकते, 31A क्या है, 31B क्या है, C क्या है। तो अब 2021 में एक क्वेश्चन आया था, तो देख लो क्वेश्चन का नेचर देखे तो मैं समझ आ जाएगा क्या है क्वेश्चन, कैसा आएगा। देखो क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट्स कुछ कौन सा नहीं है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं मेंशन कर रखा है। देखो इक्वालिटी मेंशन कर रखा है तो ये तो नहीं हो सकता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेंशन कर रखा है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दो चीज आ गई, राइट टू प्रॉपर्टी आ गया और राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। तो तुम बताओ, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस ये दे रखा है कि फंडामेंटल राइट्स में? तुम बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो देखो आर्टिकल 19 एक बार दोबारा से पढ़ लेना, ये वहां पे दे रखा है। हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, 2021 में आ रखा है, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा राइट टू प्रॉपर्टी इसीलिए आपका पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, उससे रिलेवेंट जो आर्टिकल्स हैं 31A B C इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, अटेम्प्ट करने की और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर। देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टाइम टू टाइम आता रहता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको अच्छे से जानना इसके बारे में जरूरी है। रिलेवेंट कौन कौन सी जजमेंट थी, किसमें क्या हुआ था, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली तो बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट 2 क्वेश्चंस में या 3 क्वेश्चंस में मैंने देखी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और कुछ न्यूज में भी था।
न्यूज में बेसिकली क्या था कि अभी आपको पता है मदरसा एक्ट था, उसको वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कोई भी लॉ जो होता है उसकी अगर तुम्हें वैलिडिटी चेक करनी है तो बेसिक स्ट्रक्चर एक इकलौता इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वियोलेट कर रहा होगा कोई लॉ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, ये चीज बेसिकली बोली है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है इसको वियोलेट कर रहा होगा कोई लॉ, तो वो उसका वैलिडिटी का मतलब इंडिकेटर नहीं है कि वो वैलिड है या नहीं। वो बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पे हम जज नहीं करेंगे। क्यों ऐसा बोला? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है कोई फॉर्मली डिफाइंड नहीं है कि क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, क्योंकि इवॉल्व हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में ये भी बोला कि अगर किसी लॉ की वैलिडिटी तुम्हें देखनी है, ठीक है, तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा कि भाई वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे प्रोविजंस हैं उसको वियोलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वियोलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड होगा। ठीक है, एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेट से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे दिमाग में टोटली घुसती नहीं है डायरेक्टली ना, तो स्टेटमेंट के थ्रू समझो। लेट से कि कोई हमारा एक्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वियोलेट कर रहा है। ठीक है, हनन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है कोई एक्ट। तो यहाँ पे ये तो स्पेसिफिकली कर रहा है, तो ये तो वहां पे जो एक्ट है वो अमान्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का कर रहा है तो कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का, पर्टिकुलर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का, वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। लेट्स से आर्टिकल 14। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली गई है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे रेफरेंस लेते हुए राज नारायण केस का और केशवानंदा भारती केस का, ये दोनों किससे रिलेटेड है अभी ये भी समझ लेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बेसिकली इन दोनों केस का रेफरेंस लेते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला है कि तुम्हें ऑर्डिनरी जो स्टैट्यूट्स होते हैं, ऑर्डिनरी जो लॉज होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर बेसिक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वियोलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड होगा। कैसे, इसी के पीछे की पूरी कहानी अब हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है ये, ना कि ऑर्डिनरी लॉज की। ऑर्डिनरी लॉज में बोला कि स्पेसिफिक कोई प्रोविजन को करेगा तो वॉइड होगा। अब देखो ये कहानी बेसिकली चालू कहां से हुई। देखो, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जब भी आया था हमारा 1915 में आया था, तो उस टाइम से ये चीजें जो थी कि भाई कि पार्लियामेंट जो हमारा था, पार्लियामेंट बहुत ज्यादा ईगर रहता था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, कुछ भी चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो तुरंत अमेंड कर दिया। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 300A वो लेके आ गया 31 को अमेंड करके। ठीक है, अमेंड करके उसको वहां से हटा दिया 44th अमेंडमेंट में और वो लेके आ गया। तो ऐसे पार्लियामेंट अमेंड करता रहता था टाइम टू टाइम। तो अब यहाँ पे कहां तक अमेंड कर सकता है भाई, किस पार्ट तक अमेंड कर सकता है, ये सारी चीजें हो रही थी। तो उस टाइम में शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस आया। तो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में क्या बोला, इसमें बोला कि भाई जो पार्लियामेंट है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, जो आपको पता होना चाहिए 368 जो है वो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड है पार्लियामेंट की। ये बोला शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में। एक चीज और बोली, यहाँ पे बोला कि जो अमेंडमेंट कर रहा है पार्लियामेंट, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है ये लॉ के अंदर नहीं आएगा। मतलब जो अमेंडमेंट कर रहे हैं इसको हम लॉ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों भाई ऐसा बोला? क्योंकि देखो आर्टिकल 13 जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जो लॉ होता है वो वियोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को तो वो क्या है, वो है नल एंड वॉइड। ठीक है, अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वियोलेट करता है तो वो क्या है, नल एंड वॉइड। अब बोला कि ये जो है अमेंडमेंट जो है वो लॉ ही नहीं है, तो इसको वियोलेट करने वाला ये जो क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली हट गया। ठीक है, इसीलिए बोला कि ये लॉज नहीं है। तो यहाँ पे शंकरी प्रसाद के सज्जन सिंह केस में अनलिमिटेड पावर दे दी किसको, पार्लियामेंट को। अब फिर गोलकनाथ केस आया 1967 में। तो गोलकनाथ केस में इसको रिवर्स कर दिया कि बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है, कि भाई पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ये बोला किसमें, गोलकनाथ केस में। अब यहाँ पे और एक चीज और बोली कि ये जो अमेंडमेंट है ये लॉ की डेफिनेशन के अंदर आएगा।
अगर ये लॉ की डेफिनेशन में आएगा तो अगर तुम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करोगे तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बोला किसमें, गोलकनाथ केस में। तो देखो यहाँ पे स्किर्मिशेस चल रही है, किसके बीच में, कोर्ट के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। फिर पार्लियामेंट ने अपना रूप दिखाया, पार्लियामेंट ने गोलकनाथ केस के रिस्पॉन्स में खूब सारे अमेंडमेंट लेके आया, 24, 25, 26, 29, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो गोलकनाथ की जो रूलिंग थी उसको बाईपास कर दिया। तो ये पार्लियामेंट और कोर्ट की जो है फाइट हमेशा आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। फिर इसके बाद आया हमारा केशवानंदा भारती केस, जो हमारा बहुत ज्यादा फेमस केस है और बहुत की पॉइंट है, आप कह सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने में, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस में 11 जजेस थे, तो 11 अब तक की हाईएस्ट मेजोरिटी है। तो 7 वर्सेस 6 से मेजोरिटी से पास हुआ हमारा ये जो जजमेंट था। इसके अंदर बोला कि जो पार्लियामेंट है, कोई भी जो पार्ट है पार्लियामेंट का अमेंड, इस कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकता है, कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन बोला कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे धीरे धीरे डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल के आया कि भाई जो हमारा फेडरलिज्म वाला पार्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, कि स्टेट अलग होगा, सेंटर अलग होगी, इनकी पावर अलग होगी, ये सारे एरियाज अलग होंगे। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर बोला सेकुलरिज्म, कि हमारा जो सेकुलरिज्म है कि हमारा धर्म निरपेक्ष देश होगा, हमारा धर्म, हमारा जो देश है वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं करेगा, ये बोला सेकुलरिज्म रहेगा। लेकिन इसको पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म को बोलेंगे कि जो आज से कंट्री है वो रिलीजियस कंट्री है, हिंदुइज्म चलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकुलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही डेमोक्रेसी, वैसे ही रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यहां से ये सारा हमने बेसिकली समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप कैसे हुआ। उसके बाद फिर आया राजा नारायण केस। राजा नारायण केस में भी बेसिकली जो केशवानंदा भारती केस की रूलिंग थी उसको अपहेल्ड करा, इसको एनफोर्स करा, यही सारी चीजें। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन देना भूल गया आपको प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। बेसिकली एक में पूछा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रियम्बल में मेंशन है या नहीं है, या फिर ऐसा इसका उल्टा कुछ पूछा था। तो देखो प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, हाँ ये पूछा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं आता, ये बेसिकली पूछा था। तो देखो प्रियम्बल जो है, आप उसमें जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, सेवरल प्रिंसिपल है, वो प्रियम्बल में आते हैं। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर में प्रियम्बल भी आएगा। तो यही स्टेटमेंट सही थी। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा। चलो अब ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट आर्टिकल, आज बेसिकली सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल में अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 3 पब्लिकेशन को पब्लिश किया है। फर्स्ट थी 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रिजन्स इन इंडिया और लीगल एड। तो ये बेसिकली ये छोटी सी न्यूज थी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। आप इस प्रीवियस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट आर्टिकल भी द हिंदू में था, और आपके जो सीएपीएफ का एग्जाम है वहां पे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। जैसी ये न्यूज है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ऐसी न्यूज से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बेसिकली बेसिक पता होना चाहिए कि ये टार्डिगार्ड्स क्या चीज है, टार्डिगार्ड्स बेसिकली क्या चीज है, ये कहाँ पे है कहाँ नहीं है, ये सारी चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, क्यों न्यूज में रहता है, ये भालू सा जो दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इसको क्या कहते हैं, हम इसको वाटर बियर भी कहते हैं और मोस पिगलेट्स भी कहते हैं। टार्डिगार्ड्स को क्या कहते हैं हम, वाटर बियर भी कहते हैं और मोस पिगलेट्स भी कहते हैं। ये रहता कहाँ है, ये पानी में रहता है, वाटर ड्वेलिंग एनिमल है। ये कौन है, एनिमल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। कौन सी कैटेगरी का है, फाइलम टार्डिगार्ड कैटेगरी का है। 73 में इसको बेसिकली हमने डिस्कवर करा था। क्यों ये जाना जाता है, ये जाना जाता है कि ये जो टार्डिगार्ड है ये एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी रह लेता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी सरवाइव कर लेता है। इसको अगर आप स्पेस में छोड़ दोगे तो ये वहां पे भी सरवाइव कर लेगा, इसीलिए ये जो एनिमल है ये फेमस है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर लेता है। कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन, देखो यूपीएससी के अंदर
यूपीएससी आपके एग्जाम की बात नहीं कर रहा, सीएससी की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी सीएससी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखो टार्डीगार्ड्स का तो वहां पे नाम नहीं लिया था, लेकिन जो स्टेटमेंट दी थी वहां पे टार्डीगार्ड उस क्वेश्चन, अगर टार्डीगार्ड के बारे में पता होगा तो टार्डीगार्ड उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सफिशिएंट था। तो आपको पता है कि क्या ट्रेंड होता है सीएपीएफ के अंदर, कि भाई जो यूपीएससी सीएससी के अंदर आ रखा है वही घुमा फिरा के 2-3 सालों बाद उससे रिलीवेंट या उससे थोड़ा सा इधर उधर जाता हुआ क्वेश्चन एक आपसे पूछ लेते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो टार्डीगार्ड है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, इंटेंस रेडिएशन में, टेम्परेचर में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में 150 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर लेता है, ज्वालामुखी में भी ये आपको पाएगा, और जो आर्कटिक है वो वहां पे भी आपको पाएगा, हाई प्रेशर एरिया में भी पाएगा, मतलब जो अंडर सी है, इन डीप अंडर सी है वहां पे भी आपको पाएगा, स्पेस के अंदर भी आपको ये सर्वाइव कर सकता है, और हाइड्रेशन के उसके अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। कैसे सर्वाइव कर लेता है, हाउ, कैसे सर्वाइव कर लेता है, ये सारे जितने भी हमारे क्लाइमेटिक एरियाज है सब जगह ये सर्वाइव कर सकता है टार्डीगार्ड। कैसे, क्रिप्टोबायोसिस से। क्रिप्टोबायोसिस से, ये एक स्टेट में, क्रिप्टोबायोसिस बेसिकली क्या है कि जैसे आपको पता है कि राजस्थान में वो होते हैं पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो एकदम सूख जाते हैं और एकदम मर जाते हैं, ऐसा लगता है मर गए, लेकिन वो तब भी जिंदा होते हैं, जैसे बारिश आती है फिर आ जाते हैं। तो ऐसी ही स्टेट जो टार्डीगार्ड्स फॉलो करता है कि ड्राई आउट हो जाता है और ऐसा इनएक्टिव हो जाता है, एकदम इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है, उसे कहते हैं क्रिप्टोबायोसिस, और उसके अंदर वो सालों तक सरवाइव कर सकता है, सालों तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये स्पेस में सरवाइव कर सकता है, हमें पता है टार्डीगार्ड स्पेस में सरवाइव कर सकता है, तो रिसर्चर इसकी स्टडी करके ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई जो अदर प्लैनेट्स हैं वहां पे लाइफ कैसे पॉसिबल है टार्डीगार्ड्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल रिसर्च में हेल्प करता है कि भाई टार्डीगार्ड्स के अंदर जो रेजिलियंस मैकेनिज्म है, अगर उसको हमने एक्सट्रैक्ट वगैरह कर लिया तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेडिसिन बना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को अपने एडवांस रूप तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम एक पर्टिकुलर टार्डीगार्ड पे रिसर्च करके कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल इसका रोल भी है। इकोलॉजिकल रोल कहाँ पे, मॉसेस, लाइकेंस, सॉइल और इन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए टार्डीगार्ड एक इकोसिस्टम के अंदर भी वाइटल रोल प्ले करता है। तो ठीक है, ये सारी चीज टार्डीगार्ड्स के बारे में थी। एज सच टार्डीगार्ड्स जो है इतना ज्यादा पोटेंशियल टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए जो भी आपका न्यूज़पेपर में रहता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते रहते हैं सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। और इसी के साथ आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।